नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बविता। तो वहीं मेरठ में संजीव बालियान पर संगीत सोम के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बालियान ने मित्र के जरिए ऑस्ट्रेलिया में खरीदी जमीनें। तो शुक्रताल में बालियान ने 800 बीघा जमीन खरीदी, जहां पर सपा नेताओं के साथ स्टील प्लांट कारोबार में साझी की गई है। चिलर प्लांट तो लगाने में मंत्री पद का इस्तेमाल किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजीव बालियान पर संगीत सोम के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। बालियान ने मित्र के जरिए ऑस्ट्रेलिया में जमीनें खरीदी है, ऐसे उन पर आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगाए गए हैं। शुक्रताल में बालियान ने 800 बीघा जमीन भी खरीदी है, ऐसे आरोप भी उन पर लगाए गए हैं। सपा नेताओं के साथ स्टील प्लांट कारोबार में साझी की गई है। चिलर प्लांट लगाने में भी मंत्री पद का इस्तेमाल किया गया है। तो बड़ा घोटाला भी इसे बताया गया है। इसी बीच संजीव बालियान पे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। भ्रष्टाचार के कई आपराधिक कांडों में भी उनका नाम सामने आया। तो वहीं मंत्री के मित्र संजीव खरदू ने संगीत सोम भेजा था। तो वहीं पर शुक्रताल में बालियान ने 800 बीघा जमीन खरीदी है, ऐसे आरोप भी उन पर लगाए गए हैं। तो सपा नेताओं के साथ स्टील प्लांट कारोबार में साझी हुई है, ये उन पर आरोप लगाए गए हैं। इसी के साथ ही चिलर प्लांट लगाने में मंत्री पद का इस्तेमाल उन्होंने किया है। तो ये गंभीर आरोप उन पर लगाए गए हैं। वहीं पर कई आपराधिक कांडों के आरोपियों को संरक्षण उनके द्वारा दिया गया। मंत्री के मित्र संजीव खरदू ने संगीत सोम को नोटिस भेजा है। वहीं पर 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस भी भेजा गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर मनव्वर चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनव्वर, पहले तो ये पूरा मामला समझना चाहेंगे कि मामला क्या है ये पूरा। दरअसल ये मामला केंद्रीय मंत्री रहे संजीव बालियान और सदन विधायक रहे संगीत सोम, जो कि दोनों ही भाजपा के फायरब्रांड नेता हैं। उन दोनों के बीच 2022 में मामला शुरू होता है। आरोप यह है कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो संगीत सोम सरदना विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी थे, लेकिन वो अतुल प्रधान से हार गए। अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के नेता थे, प्रत्याशी थे। आरोप ये लगे कि संजीव बालियान और उनके लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, क्योंकि जो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट है वो मेरठ की सरदना विधानसभा सीट तक लगती है। तो ऐसे में परिसमन इस तरीके का हुआ है कि दोनों ही नेताओं को एक दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। जब अब संजीव बालियान 2024 में भाजपा के लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए, तो अब आरोप ये लगे कि अब चूंकि 2022 का बदला संगीत सोम ने भारतीय जनता पार्टी के इस प्रत्याशी जो कि संजीव बालियान रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उनसे लिया है, उनको हरवाया है। उन्होंने बाकायदा सर्कुलर रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजीव बालियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये आरोप लगा दिए कि भाजपा के जयचंद पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का साथ दिया और उनको जिताया। हालांकि उन्होंने संगीत सोम का नाम नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं संगीत सोम को जयचंद का जो तमगा था वो दिया गया। उसके ठीक एक दिन बाद संगीत सोम ने भी बीते रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरठ में बुला ली और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई तथ्यों पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हमको जयचंद कहने वाले लोग पहले ये देख ले कि अपने गृह जनपद के गृह जो विधानसभा है वहां कैसे हार गए। उन्होंने कहा मीरापुर वो हार गए, मुजफ्फरनगर वो हार गए, खतौली वो हार गए। तो सरदना पर उन्होंने ऐसे आरोप क्यों लगाए? उन्होंने कहा कि लोगों को उन्होंने अपने समय में नई काम कराए हैं और नई लोगों को जेल भिजवाया है, मुकदमे लिखवाए हैं। तो ऐसे में लोग उनके खिलाफ थे और इसीलिए वो हार गए। उन्होंने ये कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, किसी प्रत्याशी के लिए काम नहीं करता हूं, बीजेपी के लिए काम करता हूं। तो अब ये जुबानी जंग जो है कहीं ना कहीं सामने खुलकर सामने आने लगी है। बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े चैनल्स की हेडलाइन में ये शामिल हो गया है। ये आने लगा है कि संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इस बीच में बता दूं, कई बार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो लोकसभा सीट मुजफ्फरनगर पर पहुंचे और सरदना विधानसभा पर पहुंचे। उन्होंने कई बार कोशिश की कि दोनों ही नेताओं में मध्यस्थता हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके चलते संगीत सोम जो थे नहीं माने और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कह दिया कि संजीव बालियान का स्टेटस नहीं है मुझसे बातचीत करने का। तो ये वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद अब संगीत सोम की वजह से उनका ये मानना है संजीव बालियान इस सीट को हार गए और जो समाजवादी पार्टी के नेता थे वो यहाँ से जीत गए, हरेंद्र मलिक। तो अब ये जबानी जंग है और एक दूसरे पर नेता जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और दोनों ही नेताओं का ये कहना है कि हमारे यहाँ एक फोरम होता है भाजपा में, उस पर जाकर के शिकायत की जा सकती थी। प्रेस बुलाकर के इस तरीके से एक दूसरे पर लाछन नहीं लगाना चाहिए था। संगीत सोम ने मांग की है कि पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए।
पहले ये मांग संजीव बालियान ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि इस पूरे प्रकरण में जांच हो, कार्रवाई हो और जिन लोगों ने उनको चुनाव हरवाया है, जयचंद्र ने चुनाव हरवाया है, उन पर कार्रवाई हो। लेकिन ठीक बाद में संगीत सोम ने भी यही बात रख दी कि जांच होनी चाहिए कि 2022 का चुनाव संगीत सोम क्यों हार गए, 2022 में जो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान थे उनको लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया, कार्रवाई होनी चाहिए। अब दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है लगा रहे हैं और कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो बड़े नेता हैं, आला कमान भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में कोई वक्तव्य नहीं दिया है। वही मनव्वर, क्योंकि बात यहाँ पर ये हो जाती है, बीजेपी हर एक जो अपने कार्यकर्ता हो, चाहे वो नेता हो, उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से लेती है और खासकर अगर बात उनकी छवि पर आए, जो धूमिल करने का प्रयास बीजेपी का किया जाता है, तो उस पर वो ज्यादा गंभीर नजर आती है। यहाँ पर दोनों ही बड़े नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछाल भी रहे हैं। इसी बीच जो है अभी तक बीजेपी नेतृत्व में ने इस पर दखल नहीं दिया, वो सबसे बड़ी बात हो जाती है। क्यों चुप्पी साधी हुई है इस पर? देखिए, मैं वहीं आ रहा था। अभी तक भी किसी भी जो कह सकते हैं बड़े नेता नहीं या जो आला कमान है, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कोई वक्तव्य नहीं दिया है, दखल नहीं दिया है। हो सकता है अंदर खाने फोन कॉल करके ये कहा गया हो चुप हो जाइए, लेकिन अभी सार्वजनिक तौर पर ऐसा बयान कोई नहीं आया है। इस बीच राष्ट्रीय लोकदल के एक प्रवक्ता ने, संजीव बालियान ने आरोप ये लगाए थे कि राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत चौधरी की पार्टी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को कोई खास फायदा नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर जीतती थी वो सीटें भी हार गई। तो ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता ने संगीत सोम के बयानों का जो जवाब दिया, उसके बाद उनको भी फटकार लगाई गई। खुद राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेताओं ने लेटर जारी करते हुए अपने प्रवक्ता को फटकार लगाई और बोले कि इस बीच में नहीं बोलना चाहिए जब बड़े नेता बात करते हों। और ऐसे में चूंकि 2 सीटों वाली राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में शामिल है और मंत्री पद उन्हें मिल चुका है, तो कहीं ना कहीं उनका बोलना सही नहीं है। 1 मिनट लगती है भारतीय जनता पार्टी को एक्शन लेने में, और हो सकता है कि कोई बड़ा तूफान आने से पहले अभी शांत वातावरण दिख रहा हो। भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा नाम है कि वो अनुशासित पार्टी के नाम से जानी जाती है। हो सकता है कि बड़ी कार्रवाई दोनों नेताओं पर हो जाए। वही देखने वाली बात भी होगी। मनव्वर, और आला कमान इस पर क्या कुछ कहता है, वो भी जो है उसका भी इंतजार सभी को रहने वाला। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। मेरा नाम संजीव शेरावत है। एक दिन पहले संगीत सोम भूतपूर्व विधायक सरदना ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें एक लेटर हेड पर मेरे ऊपर कई तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, जिसमें उन्होंने मेरा नाम का जिक्र करते हुए लिखा है कि मैंने डॉक्टर संजीव बालियान को ऑस्ट्रेलिया में ज़मीन खरीदवाई है, और जिसमें यह भी लिखा है कि मैं उस ज़मीन में की खरीद में गवाह भी हूँ। यह सभी आरोप फर्जी हैं और मेरा संजीव बालियान से इस तरह का कोई भी कृत्य ना मैंने किया है, ना मैंने ऐसा सोचा है, तथा ये जो लेटर हेड पर जो आरोप लगाए हैं ये सारे फर्जी हैं, जिससे समाज में मेरी बदनामी हुई है। और मैंने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है, जिसका वो 7 दिन में जवाब देंगे, वरना मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। और मुझे ज्ञात हुआ है कि ये जो विधायक जी हैं, ये किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। ये एक ड्राइवर होते थे, सिक्योरिटी गार्ड भी थे। इन्होंने किस तरह से गोकशी का अवैध धंधा करके और हिमाचल में शराब का व्यवसाय करके। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर गाजियाबाद पुलिस की तरफ से जिले में लगातार चेकिंग अभियान चलाकर अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। इसी क्रम में थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा डीएलएफ स्कूल के पास चेकिंग की जा रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति डीएलएफ स्कूल की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रुकने का इशारा किया गया तो वो नहीं रुका और अपनी मोटरसाइकिल को पीछे की तरफ मोड़कर तेजी से भागने लगा। जिसके बाद शक होने पर पुलिस ने उसका पीछा किया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त सलमान उपरोक्त पर दिल्ली और गाजियाबाद में चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट के लगभग 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। आज दिनांक 13 जून 2024 को चेकिंग के दौरान थाना शालीमार गार्डन पुलिस एवं एक बाइक सवार अभियुक्त के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें अभियुक्त को पैर में गोली लगी है। उसे उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है एवं इससे पूछताछ करने पर इसने अपना नाम सलमान उर्फ मेहताब पुत्र नसीम बताया है। आपराधिक इतिहास खंगालने पर
पता चला कि इसके ऊपर लूटपाट तथा अन्य जघन्य अपराधों के एनसीआर तथा आसपास के इलाकों में करीब 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और भी पूछताछ करते हुए यह पता चला कि कुछ 15 दिवस पहले इसने थाना शालीमार गार्डन पुलिस क्षेत्र में ही एक मोबाइल लूट की घटना को भी अंजाम दिया था। और भी गहनता से पूछताछ करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। खबर बांदा से है, जहां पर बांदा में सिंचाई के लिए नाली निर्माण को लेकर किसानों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा नाली का निर्माण नहीं होने दिया जा रहा है। नहर से सिंचाई के लिए सरकारी नाली निकाली गई थी। लोगों का कहना है कि आपसी समझौता करके किसान नाली बनवा रहे थे, लेकिन अब इस पर भी विवाद होने लगा है। ग्रामीणों ने इस पर कार्रवाई की मांग की है। मामला बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत तिंदवारा गांव का बताया जा रहा है। भैया आपका रामित भैया कहाँ रहते हैं? तिंदवारा में। अच्छा, यहाँ कहाँ आए थे? डीएम साहब के पास। डीएम साहब के पास कहे को आए थे? हमारी एक नाली की समस्या जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त। कैसी नाली है वो? नहर से चल के हमारे खेतों की तरफ चलती है। अच्छा, पानी के लिए? पानी के लिए। अच्छा, लगभग कितनी खेती होगी वहाँ पर? लगभग 700-800 बीघे की खेती है। ये सारे लोग कौन है? किसान है? सारे किसान हैं। अच्छा, तो आप लोग उसमें दिए हो कि हम खुदाई करवा रहे हैं, क्यों? जी सर, हम चाहते थे कि पहले हमने सोचा कि चंदा करके हम अपना खुदवा लें। तो एक व्यक्ति है जो नाम जगत प्रसाद दादू, उसने रोक दिया। कहाँ का निवासी है ये? तिंदवारा मजरा नाहर तरह का पूरा हुआ है। अच्छा, ये कहे रुकवा रहा है? अब ये हमें खुद मालूम नहीं क्यों रुकवा रहा है। क्या उसका नुकसान है? क्या कुछ नुकसान कुछ नहीं है उसका। सरकारी अभी अधिकारियों से मिले, अधिकारियों ने क्या कहा? सर, आज अधिकारी डीएम साहब से मिले तो उन्होंने तेल केनाल विभाग के लिए ऑर्डर कर दिया है। आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि हमारी नाली खुद जाए, चाहे विभाग से खोदे या तो हमको अनुमति दी जाए तो हम चंदा करके खुदवाएं। स्वयं खुदवा लोगे? कितनी लगभग खेती बर्बाद हो रही है? लगभग 7 से। इसी बीच आगरा से बड़ी खबर, डीसीपी सिटी ने 30 पुलिसकर्मियों को एक साथ निलंबित कर दिया, जहां पर उन पर अनुशासनहीनता और पीड़ितों से अनुचित लाभ लेने का आरोप लगाया गया था। तो इसी बीच जो है बड़ी कार्रवाई पुलिसकर्मियों पे की गई है डीसीपी द्वारा। तो पासपोर्ट सत्यापन के मामले में 13 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। इसके बाद विवेचना में लापरवाही बरतने को लेकर 2 पुलिसकर्मी निलंबित हुए और फिर साइबर सेल के कार्यों में लापरवाही बरतने वालों पर भी 12 पुलिसकर्मी जिसमें शामिल थे उनको भी निलंबित कर दिया गया। तो डीसीपी सिटी सूरज राय की कार्रवाई से अब पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। तो बड़ी कार्रवाई डीसीपी द्वारा की गई है, जिसमें लापरवाही का आरोप पुलिसकर्मियों पर लग रहा था, जिस दौरान ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें साइबर सेल के कार्यों में लापरवाही बरतने को लेकर 12 पुलिसकर्मी हैं जिन पर ये निलंबन वाली ये मामला सामने आया था। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो अनुशासनहीनता और पीड़िता से अनुचित लाभ लेने का आरोप लगाया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर शिशुपाल भी हमारे से जुड़ गए हैं। शिशुपाल, डीसीपी सिटी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है पुलिसकर्मियों पर। जी बता, मैं बता दूं, ये जो कमिश्नरेट आगरा है, इस समय 30 पुलिसकर्मियों को निलंबन कर दिया गया है। अब तक सबसे ये बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। पहले भी निलंबन की कार्रवाई हुई थी। पुलिसकर्मियों के खिलाफ डकैती, लूट और भ्रष्टाचार के मुकदमे भी दर्ज किए गए। इसमें बड़े पैमाने पर कार्रवाई, इससे जो पिछुक दरोगा थे उन पर भी कार्रवाई हुई है। और इस 30 पुलिसकर्मी की जो कार्रवाई है, इससे पुलिस महकमे में काफी हड़कंप मचा हुआ है। जी, आपको बता दूं मैं कि जो पुलिस जो डीसीपी हैं, उन्होंने इसकी कार्रवाई की है। रविंद्र गौड़ के नेतृत्व में सुधार प्रणाली बीट पुलिस अधिकारी बीपीएस प्रणाली लागू की थी। डीसीपी सूरज कुमार ने बताया कि सेल में रिपोर्ट दी गई कि 2 दरोगा जो प्रशिक्षु थे दरोगा समेत 16 कांस्टेबल पासपोर्ट सत्यापन की रिपोर्ट में रिश्वत लेने में दोषी पाए गए। बीते रविवार को छत्ता में ऑटो चालान में घर में घुसकर जो मामले हुए थे, उसमें पासपोर्ट रिपोर्ट लेने में 16 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। जी, तो शिशुपाल, जिन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया, तो पहले उन्हें नोटिस भी दिया गया था इससे पहले, क्योंकि क्या ऐसी लापरवाही की शिकायतें उनको लेकर पहले भी आ चुकी थी, जो इसके बाद डीसीपी ने इतना बड़ा एक्शन लिया?
जी मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस आयुक्त हैं जे रविंद्र गौड़ ने जो तंत्र के सुधार के लिए बीट पुलिस अधिकारी BPO व्यवस्था की जो प्रणाली थी वो लागू की थी। उस प्रणाली के तहत इस मामले में ये दोषी पाए गए और इनको सस्पेंड किया गया। उन पर धारा में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है, लूट अपराध जैसे उसमें लूट किया गया है। तो यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है, क्योंकि साइबर वाला मामला भी था, उसमें भी कई जगहों पर कहा जा रहा है लापरवाही बरत रहे थे पुलिसकर्मी, इसके बाद उनका निलंबन हुआ है, यानी कि सीधे सीधे निलंबित किया गया है। जी 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 इसमें कुछ मारपीट के मामले हैं। इसमें 5 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। हरिपत थाने में तैनात सिपाही द्वारा आरोपी को रास्ते से छोड़ने पर 10,000 रुपए मांगने के आरोप में सही पाया गया। वहीं साइबर सेल में गुटबाजी में के लिए 5 सिपाहियों को दोषी पाया गया। ACP कोतवाल कोर्ट में तैनात एक आरक्षी लापरवाही बेविचना में एक दरोगा और प्रशिक्षु में ट्रेनिंग दरोगा तो विवेचना में विवेचक थे, उन दरोगा पर एक दरोगा की लापरवाही पाए जाने पर सभी को निलंबित कर दिया गया है। तो शिशुपाल, क्या ये संख्या आगे भी बढ़ने वाली है, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई DCP द्वारा की गई है? क्या सिर्फ 30 ही पुलिसकर्मी ऐसे हैं या आगे भी नाम की लिस्ट बड़ी है? जी बताइए, मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जो कार्रवाई हुई है, जो सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, जो आगरा में पहले भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन अब आगे जो है इस तरह की अगर कोई भी अगर दोषी पाया जाता है उसमें विशेष कार्रवाई होगी और कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये प्रणाली लागू हो चुकी है। जो दोषी पुलिसकर्मी है उन पर पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वहीं बांदा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेमिका के कहने पर प्रेमी ने अपनी जान दे दी। प्रेमी ने 6 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें मृतक ने अपनी प्रेमिका का जिक्र करते हुए कहा कि प्रेमिका ने उसे कहा कि अगर मोहब्बत करते हो तो मर के दिखाओ, जिसके बाद प्रेमी ने अपने घर पर फांसी लगा ली। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक को रिश्तेदारी की ही सरहज लगने वाली महिला से प्यार हो गया था। युवक ने सुसाइड नोट पे प्रेमिका और उसके पति का जिक्र भी किया और उसको सजा दिलाए जाने की बात भी कही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो घटनास्थल से पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद कर लिया है। मामला बिंसदा थाना क्षेत्र के बेलगांव का बताया जा रहा है। वही का फंगड़ी में डाली रही है, ज्यादा हमें मालूम नहीं रहा, शायद बाद में पता चला। वही बुला के बर्बाद कर दिया। वही को पानी धरा दिया कि हमसे जो प्यार करते हो तो मार के दिखा दो, तो वो फांसी लगा लिया, उनके पाछे जान दे दिया। वही अपन खर्रा लिख के अपनी चड्डी में खोसे रहा है कि मरने के बाद महतारी मोरी, ये काछी का यही सराहज करना छोड़ा, मैं इनके पाछे जान दे रहा हूँ। वहीं घर में बेड़ के कमरे में एक दिन बेड़ के डाले रहे हैं, काछी का बोला इसकी कुल्हरा लगे इसको काट डालो। मुझे क्या हुआ, ये अपनी सरहद से प्यार करता था। प्यार क्या करता था मतलब वो इसको पहले उकसाया, तो ये लड़का है कोई भी होगा तो वहाँ पहुँच गया। इससे प्यार करने के बाद कुछ दिन उस बात करते रहे, बाप ये बोलता था मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, वो कहती है मैं तुमको प्यार नहीं करती। तो वो ये बोली अगर तुम उसको प्यार करते हो तुम मार के दिखाओ। तो इस लड़के ने अपना मेरा भतीजा पारस गुप्ता पंखे में टंग गया। पंखे में टंग आने के बाद पारस माता प्रसाद नाम है उसका, वो आत्महत्या कर लिया। इसके बाद वहाँ से रात में 11 बजे फ़ोन आता है। अग्नि दाह सब करने के बाद वो इसकी सलाह ये बोलती है क्या वो आदमी अभी जिंदा है कि मर गया, माता प्रसाद मर गया जिंदा है। यहाँ से हम लोग बोलते हैं कि वो तो मर गया, तुम ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो हम लोगों को उल्टा गाली बोलो। सुसाइड लेटर में मृतक क्या लिख कर गए थे? मृतक सुसाइड लेटर में ये लिखा है कि मेरी सरहज को प्लस कुशवाहा का कुछ नाम है, इनको छोड़ा ना जाए। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर साकेत अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साकेत, अभी हमने परिजनों का बयान सुना, उसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जिस युवक ने सुसाइड किया है उसने प्रेमिका की बातों पे आने के बाद ये बड़ा स्टेप उठाया है। ये तो परिजनों की तरफ से बयान सामने आया। जांच में पुलिस को अभी तक क्या कुछ मिला है और वहीं पर जिन पर ये आरोप लगाए हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है? जी बता दूं कि ये मामला बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत का है। बिसंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलगांव गांव का रहने वाला एक युवक अपने प्रेमिका के कहने पर उसने फांसी लगा करके आत्महत्या की है। फिलहाल उसके प्रेमिका जो उसने सुसाइड नोट छोड़े हैं मरने के उपरांत,
उसमें यही लिखा था कि उसकी प्रेमिका ने कहा था कि अगर सच्ची मोहब्बत करते हो तो मर के दिखाओ, और उसने फांसी लगा लिया। फिलहाल उसने जो सुसाइड नोट सुने हैं उससे उसने साफ स्पष्ट जिक्र किया है कि मेरे न रहने पर जो है उस प्रेमिका को और उसके पति को जो है माँ से और अपने परिजनों से सजा दिलाए जाने की बात कही है, जो कि जो प्रेमिका थी उसकी रिश्ते में उसकी सरहद लगती थी और उससे काफी दिनों से उससे बातचीत होती रही है। फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ कि जो है उससे बातचीत बंद हुई और उसने कहा कि अगर सच्ची मोहब्बत आप मुझसे करते हो तो फांसी लगा लो, तो उसने फांसी लगा करके जान दिया है। फिलहाल घटना की जानकारी होते ही पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंच करके शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और वहीं घटना स्थल से सुसाइड नोट बरामद हुआ है और आगे की विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही। वक्ता जी साकेत, क्योंकि अभी आपने बताया है, जो जानकारी आपने दी है कि क्योंकि मृतक ने ये सुसाइड नोट पर लिखा है सारी चीजें, जिस महिला पर आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया और पुलिस को अभी तक क्या वो सबूत मिल चुके हैं? क्योंकि ये तो सिर्फ सुसाइड नोट पर लिखा हुआ है, वो वाली बात है। क्या पुलिस को क्या फोन में वो मैसेजेस दिखाई दिए हैं जिसकी बात परिजन भी कर रहे हैं और जो सुसाइड नोट पर लिखा गया है? जी बिल्कुल, इससे सीओ बवेरू जो है राजवीर सिंह, उनका बयान सामने आया है हाल ही में। उन्होंने बताया है कि संबंधित घटना के प्रति जानकारी तो हुई है, लेकिन अभी जो है मृतक के परिवार की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। हाँ, घटना स्थल से सुसाइड नोट जरूर मिला है। उस सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने का भी जिक्र पुलिस ने किया है। बक्ता जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया साकेत आपका इन तमाम जानकारी के लिए। खबर बिजनौर से है, जहां पर बिजनौर में 4 हाथियों के झुंड ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तो घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां युवक ने दम तोड़ दिया। उसकी मौत की सूचना परिजनों तक पहुंची तो परिजनों में भी कोहराम मच गया। मृतक अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को रोता बिलखता हुआ छोड़कर दुनिया से चला गया है। बिजनौर मुख्यालय के वन विभाग के अधिकारियों को जैसी ये सूचना मिली, धामपुर थाना क्षेत्र के हबीबवाला के पास आम के बाग में 4 हाथियों का झुंड आया और उसने जो एक युवक को शिकार बना लिया। तो उसके बाद जो है सभी वन विभाग में हड़कंप मच गया। इस सूचना के मिलते ही तुरंत अरुण कुमार डीएफओ, ज्ञान सिंह एसडीओ वन विभाग की टीम को लेकर मौके पर पहुंच गए और हाथियों के झुंड को खदेड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया है। तो वहीं पर वन विभाग की टीम अभी भी हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने में जुटी हुई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।